हेलो बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसलिए इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है बायो-सेवर्ट का नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग लगा रखा है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसको जानने से पहले एक बेसिक नियम है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक ये चीज आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, कि बायो-सेवर्ट ने किस चीज के लिए नियम दिया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि जो बायो-सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक है किसके लिए ये नियम दिया है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि कोई एक हमारा चालक तार है। ठीक है, और इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये हमारा एक चालक तार है और इस चालक तार में क्या है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्यारे बच्चों, जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक तार के चारों तरफ, ठीक है, इस चालक तार के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में लिखेंगे कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो परिभाषा इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो ये कितना उत्पन्न हो रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बायो और सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया था कि सन 1820 में जो चालक तार है उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। अब आपको पता चला कि बायो-सेवर्ट का नियम किसके लिए बनाया गया। तो बायो-सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक इन्होंने जो नियम दिया है वो इसका मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना करने के लिए इन्होंने, दोनों वैज्ञानिकों ने नियम प्रस्तुत किया और उस नियम को हम लोग कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। इतनी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। तो आइए अब हम लोग अपनी मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर समझिए बायो-सेवर्ट का नियम। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस के रहने वाले दो वैज्ञानिक हैं, एक है बायो और एक है सेवर्ट। कहीं कहीं पर बुक में लिखा होता है बायोट तथा सावर्ट। ठीक है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना, चाहे बायोट तथा सावर्ट कहे या बायो तथा सेवर्ट कहे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो बायो और सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया था कि जो किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है, जो नियम बताया गया वो कितना उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना करने के लिए इन्होंने सन 1820 में एक नियम प्रस्तुत किया, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने एक व्यंजक या एक सूत्र दिया जिसकी गणना हम आसानी से आसान तरीके से कर सकते हैं। और जो नियम दिया उस नियम को बायो-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आइए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है उसको जानते हैं और साथ ही साथ उसके डेरिवेशन को जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो बायो-सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया था कि एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया। ठीक है, अब अनंत लंबाई के चालक तार मान लिया और उसमें क्या किया कि विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो अब वो कितना उत्पन्न हो रहा है उसकी गणना के लिए करने के लिए इन्होंने नियम दिया। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किया था कि जो अनंत लंबाई वो बहुत बड़ी लंबाई है, तो अब अनंत लंबाई के लिए तो हम पूरा मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि बायो-सेवर्ट ने क्या किया, छोटे से भाग के लिए यानी कि उस चालक तार का एक अल्पांश लंबाई लिया और उस अल्पांश लंबाई के कारण जो चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके संबंध में इन्होंने नियम दिया और उस नियम के आधार पर हम लोग अनंत लंबाई के चालक तार की गणना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बायो सेवर्ट ने क्या किया कि एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया। ठीक है, मान लो हमने डॉटेड करके यहाँ तक ऐसे दर्शा दे रहे हैं, मान लेते कि ये अनंत लंबाई का है और इसका नाम दे दिया जा रहा है चालक तार का, ये है x, ठीक है, और ये है y, और इसमें प्यारे बच्चों I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने जो कहा कि अनंत लंबाई के लिए तो हम तो मान ज्ञात कर नहीं सकते, तो इसलिए छोटे से भाग के लिए क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो गणितीय में एक समाकलन नियम है और उस समाकलन के आधार पर हम लोग उस नियम का समाकलन कर देंगे छोटे से भाग के लिए, तो पूरे भाग के लिए हमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस चालक तार में एक अल्पांश लंबाई ले लिया। तो इतनी लंबाई हम मान लेते कि एक छोटा सा भाग है, इस पूरे बड़ी लंबाई का एक छोटा भाग हम ले ले रहे हैं और इसका नाम दे देते हैं डीएल। अल्पांश लंबाई एक छोटा भाग लिया है तो डीएल ले लिया। अब इस अल्पांश लंबाई डीएल से स्मॉल आर दूरी पर प्यारे बच्चों एक बिंदु पी माना, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र जो मान प्राप्त होगा इस अल्पांश लंबाई के कारण वो अल्प मात्रा में भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ न कुछ कोण बन रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि हमें पता करनी होती है तो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार पता करेंगे कि ये जो हमारी चारों उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठे को धारा की दिशा में रखें। तो हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे तो जिस दिशा में उंगलियां जाएंगे उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। तो हम इस तरह से रखेंगे उंगलियों की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठे को धारा की दिशा में रखें। तो हम इसको मोड़े तो ये हमारी उंगलियां अंदर की ओर जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों जब अंदर की ओर दिशा दर्शा रहा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस से दर्शाते हैं। ठीक है, यदि यही मान लेते हैं कि ये जो बिंदु इधर ना होकर कि अगर यहाँ पर हो कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर बिंदु पी हो और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस उंगलियों को इधर रखेंगे, धारा की दिशा में अंगूठे को रखेंगे। तो इसको यदि हम मोड़े तो ये उंगलियां किधर की ओर आ रही, बाहर की ओर आ रही। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की होगी, तो इसके लिए डॉटेड से दर्शाया जाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है तो उसको क्रॉस से दर्शाया जाता है। और यहाँ पर बना कोण मान लेते हैं थीटा। बात समझ में आ रही। तो अब इन्होंने नियम ये दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, यानी कि जो बायो और सेवर्ट ने जो नियम बताया, उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वह अल्पांश लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नियम लिखेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी अल्पांश लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये पहला नियम है इनका। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है ये अनुक्रमानुपाती है अल्पांश लंबाई डीएल के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इन्होंने जो दूसरा नियम दिया, उन्होंने कहा कि जो ये चालक तार में जो प्रवाहित धारा है ये चुंबकीय क्षेत्र इसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो दूसरा नियम ये हो जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी है प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो डीबी है ये समानुपाती होगा आई के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तीसरा नियम प्यारे बच्चों इन्होंने ये बताया कि जो ये अल्पांश लंबाई डीएल, ठीक है, और इसके मिलाने वाली जो रेखा बिंदु पी को मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीबी है, ठीक है, ये क्या होता है, अल्पांश लंबाई डीएल और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये लिख सकते हैं डीबी बराबर, आप लिख लीजिएगा, आपको थ्योरी में लिख लेना होगा कि अल्पांश लंबाई डीएल को मिलाने वाली रेखा और बिंदु पी के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं डीबी व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह लगा देंगे और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान ले समीकरण नंबर 3।
ठीक है। चौथा ये इन्होंने बताया कि जो चालक तार में जो प्रवाहित धारा है I तथा अल्पांश जो दूरी है, अल्पांश लंबाई जो dl है, और इसके बीच जो दूरी बिंदु P के बीच की जो दूरी है, इनके बीच बना कोण जो थीटा है उसके क्या होता है, यानी कि बना कोण थीटा की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अल्पांश लंबाई dl तथा अल्पांश लंबाई को मिलाने वाली रेखा बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चौथा नियम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मिला देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो ये हो जाएगा, आप मिला दीजिए तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों dB समानुपाती IDL साइन थीटा बटा ये हो जाएगा r²। ठीक है, यहाँ से अनुक्रमानुपाती का या समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा dB बराबर μ0/4π इंटू IDL साइन थीटा बटा r²। यही प्यारे बच्चों क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसी सूत्र के आधार पर चालक तार में प्रवाहित धारा का मान हम चालक तार में जो प्रवाहित धारा है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान इस सूत्र के आधार पर निकाल सकते हैं। और इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक प्यारे बच्चों हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, और इसको कैपिटल T से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बता दूं कि ये जो μ0 है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, यानी कि जो μ0 है ये क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। ठीक है, और इसका मान भी होता है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, जब सवाल लगाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो निर्वात की जो चुंबकशीलता μ0 है इसका मान होता है प्यारे बच्चों 4π गुणे 10⁻⁷। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, और इस पूरे का मान हो जाएगा μ0/4π का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये मान हो जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक छोटी सी टॉपिक है जो कि आपके 2 नंबर में और 1 नंबर में भी इंपॉर्टेंट, उसको फटाफट देख लेते, तो आप इसको पहले नोट कर लें। ठीक है, जो बायो-सेवर्ट का नियम है ये यहाँ तक कंप्लीट है, तो इसको मैं रब करने वाला हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया, चलिए इसको रब कर दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग ε0 कहते हैं। तो इसके बीच संबंध बताना है, निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध। ठीक है, ये है, ये टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, 2 नंबर में और 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्वात की जो चुंबकशीलता उसको μ0 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ε0 का मान कहां से प्राप्त होगा, हमें कूलाम के नियम से प्राप्त होगा। तो लिखेंगे 1/4πε0 बराबर, इसका मान होता है प्यारे बच्चों 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका मान होता है, इसको मान लें समीकरण नंबर 1। यहां से अब प्यारे बच्चों निर्वात की चुंबकशीलता का मान चाहिए, तो अभी मैंने मान बताया था। ठीक है,
इसका मान होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू 0 अपान 4 पाई। ठीक है, इसका मान होता है प्यारे बच्चों 10 की घात -7। ठीक है, और इसका मात्रक मैंने बताया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, राइट साइड का राइट साइड में, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटा म्यू 0 अपान 4 पाई बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 बटा 10 की घात -7। ठीक है, तो इसका भाग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे ये हो जाएगा 4 पाई बटा म्यू 0 अब बराबर इसको 10 की घात -7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 10 की घात 7। ठीक है, तो ये देखो 4 पाई से कट जाएगा, तो ऊपर बचा प्यारे बच्चों आपका 1/म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 ये बचा, और इसका गुणा कर देंगे तो ये घात जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात 16 ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको देखो थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये इसको पहले ऐसे ही नोट कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 8 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 की घात 8 जो होता है ये हमारा मान किसका होता है, प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। ये होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना मान होता है। तो हम 3 गुणे 10 की घात 8 की जगह पे क्या रख सकते हैं, c रख सकते हैं। तो यहाँ पर c रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो इस पे आके करड़ी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा c बराबर 1 का तो वर्गमूल बाहर निकल जाएगा करड़ी में, और करड़ी में ये लोग रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा c बराबर 1/म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हमारा एक मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा, और बाकी डेरिवेशन यहाँ तक तो 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन बहुविकल्पी में कैसे पूछेगा इसको देखो बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा c बराबर, इसको प्यारे बच्चों हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा c बराबर म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 की पावर -1/2। ठीक है, तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में इतना लिख करके पूछेगा कि ये किसके बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं ये प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। तो ऑप्शन में यदि प्रकाश की चाल c का मान दिया होगा या c यानी प्रकाश की चाल लिखा गया होगा तो उस पर आप टिक लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर में ये डेरिवेशन और 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से प्यारे बच्चे जो आज की हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं हर चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।